हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपन पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा था कि एटम के जो हैं वो तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी हो चुकी है। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो इनके डिस्कवरी होने के बाद अपन ने ये भी पढ़ा था कि इनकी जो पोजीशन है एटम के अंदर वो किस तरीके से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फिर रिवाइज करवा देता हूं। अभी तक अपने पास ये था कि एक एटम होगा, उस एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस होगा इस तरीके से, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होंगे एंड प्रोटॉन्स होंगे, और इस तरीके से अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये अपने पास एटम का जो प्रेजेंटेशन है इस तरीके से आ गया। अब इस एटम को केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इससे अपन एटम के बारे में आइडिया लगा सकें कि ये कौन से एलिमेंट का है या इसका कैसा वेट है, कैसा इसका मास है, ठीक है। इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं अपन, किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है साइंटिफिकली। तो किसी भी एटम को साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स, जेड और ए, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है एक्स, जेड एंड ए। मतलब एज इट इज वैसा ही है, बस ए को आप लेफ्ट साइड लिख सकते हो या फिर राइट साइड लिख सकते हो इस तरीके से कॉर्नर पे, ठीक है। और जेड और ये एक्स। अब देखते हैं कि ये लिखने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से क्या लिखा है। तो यहाँ पे जो आपने एक्स लिखा, ठीक है, ये एक्स क्या चीज है, जेड क्या है, ये सब चीजें अपने को देखनी है। तो एक्स जो है, जो एक्स है यहाँ पे वो है सिंबल ऑफ एटम। सिंबल ऑफ एटम कि जो एटम का सिंबल होगा वो क्या होगा। जैसे लाइक कार्बन एटम है तो सी लिखेंगे, सोडियम एटम है तो Na लिखेंगे, ऑक्सीजन एटम है तो O लिखोगे, नाइट्रोजन एटम है तो N लिखोगे। इस तरीके से सिंबल ऑफ एटम। ये जो जेड है, जेड जो है वो है एटॉमिक नंबर। जेड क्या चीज है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, ठीक है। जेड है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक किसके, एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल आता है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। कि किसी भी एटम के अंदर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 है तो एटॉमिक नंबर 5, प्रोटॉन्स 10 है तो एटॉमिक नंबर 10, प्रोटॉन्स 20 है तो एटॉमिक नंबर 20। तो ये ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर जो है वो ऑलवेज इक्वल आता है किसके, वो इक्वल आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो ए है वो क्या है, ए है मास नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर। अब ये जो मास नंबर है ये क्या होता है, मास नंबर जो है वो इक्वल आता है किसके इक्वल आता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम, मान लो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो सम है वो क्या कहलाता है, मास नंबर। मान लो न्यूट्रॉन 4 है, प्रोटॉन 5 है, तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 4 + 5 कितना, 9। तो मास नंबर ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं ये जो मास नंबर है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये किसके इक्वल आता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये अपने पढ़ा था, ठीक है, कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस के पार्ट हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके इक्वल आ गया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये किसके इक्वल आता है, मास नंबर के इक्वल आता है। अब अपन ने दोनों चीजें पता कर ली, मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पता चल गया, और जो जेड है एटॉमिक नंबर, उससे अपने को पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। अब जो तीसरा एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, वो है आपके पास इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं अपन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करोगे। अब देखो, इफ एटम इज न्यूट्रल, इफ एटम इज न्यूट्रल, कि एटम अगर आपका न्यूट्रल है। अब एटम न्यूट्रल है तो आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि एटम न्यूट्रल है। भाई आपको कैसे पता चलेगा न्यूट्रल है, अब उस पर चार्ज नहीं लिखा होगा तो न्यूट्रल है, चार्ज लिखा होगा तो न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। चार्ज नहीं लिखा होगा तो न्यूट्रल है, लिखा होगा तो न्यूट्रल नहीं है। अब चार्ज जैव ही होगा वो लिखा रहेगा कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा, चार्ज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसका मतलब वो कैसा है, न्यूट्रल है। अब एटम अगर न्यूट्रल है तो एटम न्यूट्रल होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कब होगा, ध्यान रखना,
ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर कब इक्वल होगा? जब वो एटम कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तो वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसको अपन बोलते हैं आयन। फिर आयन के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, बट अभी अपने को देखना है न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम है तो उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे न्यूट्रल एटम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी पता चल जाएगा किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से लिखते हैं अपन। जैसे आपने एग्जांपल लिखा, ठीक है, आपने एग्जांपल लिखा 11Na23, ये एग्जांपल लिखा आपने 11Na23। अब इसको बड़े ध्यान से देखो कि ये जो Na है ये x को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो जिस तरीके से आपने यहाँ पे x लिखा था ना, x, तो ये x सोडियम क्या है? ये उसका सिंबल लिख दिया। तो इसका मतलब ये जो सोडियम है, ये जो आपने एटम लिखा था, ये एटम कौन सा है? एटम है आपके पास Na मतलब सोडियम एटम। तो इस तरीके से आपको पता चल गया दिस इज सोडियम एटम सिंबल से, ठीक है। अब आप इसको देखो, ये जो आपने बॉटम में लिखा Z, ये ठीक है, लेफ्ट बॉटम में लिखा Z, ये आपने यहां से कंपेयर करो। इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी है? Z की वैल्यू है 11। इट मींस आप बोल सकते हो Z11। तो ये क्या चीज है इसका? ये होता है Z एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना आ गया इसका? 11। अब एटॉमिक नंबर 11 है, इट मींस आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस एटम के अंदर, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। अब आप देखो जो आपने ऊपर कॉर्नर पे लिखी है वो वैल्यू कितनी है? 23। और उसको कंपेयर करो, वो किसकी वैल्यू थी? वो A था। तो यानी कि A आप लिखोगे, A मतलब किसके इक्वल? मास नंबर। मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम, और वो वैल्यू कितनी है? 23। अब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम कितना आ गया? 23 आ गया। अब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम 23 है, तो अब आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेट करने हैं, प्रोटॉन कितने? 11, ये वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से आपने फाइंड किया कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने आएंगे। तो ये आपने वैल्यू फाइंड की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 आ गए थे। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखोगे आप, तो आप बड़े ध्यान से देखो कि इस एटम पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या अपने को? इस एटम पे कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? अपने को लिखा ही नहीं है। तो लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये एटम कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं। अब याद करो कि जब कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं? सेम आते हैं। तो न्यूट्रल एटम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन आपको पता है कितने हैं? 11। तो ये आपने लिख दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए? 11। तो इस केस में अगर आप लिखना चाहो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 11। क्यों आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11? दोबारा बताओ। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये जो एटम है वो कैसा है? न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल एटम है मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं होगा तो ऑलवेज जब कोई भी चार्ज नहीं होगा तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। कब आएंगे? ध्यान रखना इस चीज को, वो तब आएंगे जब एटम न्यूट्रल होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है। आपने एग्जांपल लिखा 13 एल्यूमिनियम 27, तो ये आपने एटम लिखा। अब ये आपने एटम लिखा तो इस एटम में आपको बताना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने। अब देखो सबसे पहले तो ये जो एटम है वो कौन सा एटम है? इसके सिंबल से पता चलता है। एटम का मतलब Al सिंबल है। Al सिंबल है मतलब दिस इज एल्यूमिनियम एटम, ठीक है। ये कौन सा एटम है? एल्यूमिनियम एटम। ये जो आपने वैल्यू लिखी 13, ये किसकी आती है? Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 11। अब A जो है मास नंबर वो कितना है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वो वैल्यू आपकी 27, सॉरी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13। तो यहाँ से आपने वैल्यू कैलकुलेट की तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए वो कितने आ गए? 14। अब ये जो एटम था वो कैसा था? न्यूट्रल था। न्यूट्रल था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। वो इक्वल कितने आएंगे? 13। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन कितने? 14, और इलेक्ट्रॉन भी कितने? 13। क्यों इलेक्ट्रॉन 13? न्यूट्रल था, ठीक है।
अब आपको एक एग्जांपल खुद करके आना है घर से, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल लिखिए 5b11। तो इसमें आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं। चलिए, तो अब अपन देखते हैं एटम, देखा अपने न्यूट्रल एटम, ठीक है ना। तो न्यूट्रल एटम में अपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन की। अब किसी भी अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी आयन के अंदर फाइंड करेंगे। अब आयन जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि आयन जो है वो पूरी केमिस्ट्री में आपके पास दो टाइप के आयन आएंगे। कौन कौन से आएंगे, एक तो आएंगे पॉजिटिव चार्ज आयन और दूसरे आएंगे नेगेटिव चार्ज आयन। अब जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं इनको आप लोग बोलते हो कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं इनको आप लोग बोलते हो एनायन। तो दो टाइप के आयन होते हैं, कैटायन और एनायन। अब कैटायन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आयन होगा, एनायन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आयन होगा। तो पहले हम लोग कैटायन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो कैटायन, तो जो कैटायन है वो कैसे होगा, ठीक है। इधर देखिए, कैटायन जो है, कैटायन, ठीक, तो ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज आयन। कैटायन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज आयन। और पॉजिटिव चार्ज जो आयन है वो कैसे आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आयन का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो कैटायन हो या फिर एनायन हो, तो कैटायन या एनायन का जब भी फॉर्मेशन होगा तो एक्सचेंज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का ही होगा, कि या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन। किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का एडिशन नहीं होगा, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखोगे, या तो इलेक्ट्रॉन कम या इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब जो कैटायन है वो पॉजिटिव चार्ज आयन है, पॉजिटिव चार्ज आयन है, इसका मतलब उसमें से नेगेटिव चार्ज आपने क्या किया, रिमूव किया। नेगेटिव चार्ज आपने रिमूव किया, तो नेगेटिव चार्ज रिमूव किया, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, रिमूव किया। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब किसी भी एटम के अंदर, लेट्स से आपने कोई भी एटम लिया, ठीक है। अब मान लो आपने सोडियम एटम लिया। अब सोडियम एटम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो वो सोडियम प्लस आयन फॉर्म हुआ और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो इसका मतलब इस पे एटम पे चार्ज भी कितना आया, प्लस चार्ज आया। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन हुआ इसलिए +1 आया, और इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो इसलिए कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब आप कोई सा भी एटम लिख लोगे, आपने लिखा, मान लो लेट्स से आपने लिखा एक मैग्नीशियम एटम। अब मैग्नीशियम एटम लिखा और मैग्नीशियम एटम पे आपने लिख दिया मैग्नीशियम +2। अब चार्ज +2 है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, इस तरीके से। अब बात ये आती है कि आपने कैलकुलेट किए थे सोडियम में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको कैलकुलेट करने हैं सोडियम प्लस आयन में। तो सोडियम तो सबको याद होगा 11, क्या था सोडियम 11 Na23। अब इसमें अगर आपसे प्रोटॉन पूछे जाए तो प्रोटॉन कितने, 11, इसमें न्यूट्रॉन कितने, 12, और सोडियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन थे वो कितने होंगे, 11। वो 11 क्यों हुए, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे जो आयन है वो कैसा है, ये जो एटम है सोडियम, ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में तो क्या होंगे, न्यूट्रल में तो सेम होंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आपको कैलकुलेट करना है कि सोडियम प्लस में कितना होगा। अब सोडियम प्लस में जब आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एज इट इज सेम रहेंगे, वो सेम कितने होंगे, सोडियम में कितने प्रोटॉन है 11, तो सोडियम प्लस में भी कितने होंगे 11, न्यूट्रॉन कितने 12, तो सोडियम प्लस में भी कितने 12। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब आप देखो कि सोडियम जो एटम था न्यूट्रल था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 10। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो फ्री हो गया, तो अब इधर इलेक्ट्रॉन सोडियम प्लस आयन में कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रहेगा सबको, तो सोडियम प्लस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10। अब आपको एक ही ध्यान रखना है कि जब भी कोई कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन होगा तो एक्सचेंज होगा ओनली इलेक्ट्रॉन का, एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन का, तो या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन। अब कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, अब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो डिपेंड करता है। तब कैटायन और जो न्यूट्रल एटम है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा। अब अपन बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम के लिए मैं लिख के दे देता हूँ, ये आपको, ये है 12 मैग्नीशियम 24। तो इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूट्रल एटम था इसमें प्रोटॉन कितने 12, न्यूट्रॉन कितने 12 और इलेक्ट्रॉन भी कितने 12, सेम आएंगे ना 12 12 12।
अब बात करते हैं मैग्नीशियम प्लस 2 की। तो जैसे ही मैग्नीशियम प्लस 2 आया तो इसमें तो आंख बंद करके आप लगा दो कि प्रोटॉन कितने, एज इट इज सेम 12, न्यूट्रॉन कितने, एज इट इज सेम कितने 12। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो मैग्नीशियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 12, तो 12 थे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10। तो अब आप बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से किसी भी कैटायन में अपन इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं एनाइन की। ठीक है, तो एनायन कैसे होगा, एनायन होगा नेगेटिव चार्ज आयन। ये कैसे इसको होगा, कौन सा चार्ज होगा इस पे, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाले को अपन क्या बोलते हैं, एनाइन। और नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो इसको अपन बोलेंगे एनाइन, और एनाइन का फॉर्मेशन कैसे होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब एनाइन का जो गेन होगा फॉर्मेशन, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। लेट्स से कि तो अब नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन, जो एनायन का फॉर्मेशन हुआ, वो हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो गेन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज -1, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो -3। लेट्स से एग्जांपल देखो इधर कि जैसे अपन एग्जांपल लिखा, कोई भी आपने लिखा Cl, इसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया और दिस इज कन्वर्टिंग इनटू Cl -1। अब इस पे चार्ज कितना है, -1। अब चार्ज -1 है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके आया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और ये आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब ये जो क्लोरीन है वो है Cl35, ठीक है। अब Cl35 है तो इसमें अगर आप प्रोटॉन लिखोगे तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 17। अब इस एटम में न्यूट्रॉन कितने हैं, 18। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17। इलेक्ट्रॉन 17 क्यों होंगे, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अब बात करते हैं Cl- आयन की। अब Cl- आयन की बात करनी है तो प्रोटॉन के बारे में सोचना नहीं है, कितने हैं, एज इट इज 17, न्यूट्रॉन भी एज इट इज 17। अब बात करनी है इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन कितने, अब देखो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 18। कितने इलेक्ट्रॉन, 18, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल देखिए, ये खुद से कीजिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन एटम था, ऑक्सीजन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये ऑक्सीजन -2 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और इस ऑक्सीजन -2 आयन को बोलते हैं ऑक्साइड आयन, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। अब इसमें आपको बताना है कि कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए ये तो है ऑक्सीजन 16, तो इसमें प्रोटॉन कितने, 8, न्यूट्रॉन कितने, 8, इलेक्ट्रॉन भी कितने, 8। अब बात करनी है ऑक्सीजन -2 आयन की। तो ऑक्सीजन -2 आयन में प्रोटॉन के बारे में आपको सोचना नहीं है, प्रोटॉन एज इट इज कितने, 8, न्यूट्रॉन एज इट इज 8। अब इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। अब इलेक्ट्रॉन देखो, ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। अब देखो ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन 8 थे तो ऑक्सीजन -2 आयन है, तो -2 में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुए। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8 + 2 कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये है अपने पास एटम या फिर आयन। तो आयन 2 टाइप के, कौन से, कैटायन और या फिर एनायन। तो अब इनमें अपने को इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना आना चाहिए, फिर या तो वो कैटायन हो या फिर एनायन हो या फिर एटम हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कहीं अपने एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट कुछ ऐसे टर्म्स अब अपन पढ़ने वाले हैं जिनमें आपको इनका यूज करना होगा, ठीक है। वो तभी कर पाओगे आप कि जब आपको इस तरीके के जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको कैलकुलेट करना आता है, ठीक है जी। अपन लिखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनता है और अपने को केमिस्ट्री में इनका यूज भी आता है, तो इनको बड़े ही ध्यान से देखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है अपने पास दैट इज आइसोटॉप्स, वो है अपने पास आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोटॉप। अब आइसोटॉप कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना। एटम्स having
सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सेम, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो सेम एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, कि ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, बट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो ऐसे एटम्स को अपन क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। तो वो आपस में कैसे होंगे, आइसोटॉप्स। लेट्स से एग्जांपल देखते हैं इनका, ठीक है। आपने लिखा 1H1 1H2 1H3, ये आपने एटम लिखे, 3 एटम। तो इनमें अपने को बताना है कि ये आइसोटॉप है या नहीं है, ठीक है, आइसोटॉप है या नहीं है। तो अपन देखते हैं एटॉमिक नंबर यानी कि जेड यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो अपने को कैलकुलेट करना आता है एटम को देखकर। तो आपने एटम देखा कि ये है 1, ये भी 1 और ये भी कितना 1, अब तीनों 1 1, तो इसका मतलब इनमें एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम। अब इनका मास नंबर चेक कर लेते हैं जी। अब इनका आपने मास नंबर चेक किया तो मास नंबर अपने को पता है, कहां से पता चलता है अपने को मास नंबर, जो आपने ऊपर लिखा कॉर्नर पे, तो इसका मास नंबर कितना, फर्स्ट एटम का 1, सेकंड का कितना 2 और थर्ड का कितना 3। तो अब आप देखो इसमें आपने देखा मास नंबर, तो मास नंबर जो है वो फर्स्ट एटम का कितना है, मास नंबर फर्स्ट का कितना 1, सेकंड का 2, थर्ड का कितना 3। तो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो क्या इनको अपन आइसोटॉप्स बोल सकते हैं, बिल्कुल जी, ये क्या है आपस में आइसोटॉप्स, ठीक है ना। तो दीज आर आइसोटॉप्स, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोटॉप्स ऑफ किसके, हाइड्रोजन के। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, वैसे तो अपने को लर्न नहीं करना, बट थोड़ा सा आइडिया है तो अच्छी बात है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, कौन कौन से, 1H1 1H2 एंड 1H3। इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर इनका डिफरेंट, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर आपने हाइड्रोजन के आइसोटॉप है तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में खूब सारे एलिमेंट हैं जिनके अपने को आइसोटॉप्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो अपने को वैसे ज्यादा तो लर्न नहीं करने, बट आप उनको एटम देखो तो आप बता सको कि ये आइसोटॉप्स हैं। वो देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो क्लोरीन है उसके भी आइसोटॉप मिलते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप मिलते हैं, क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब आपने 2 क्लोरीन के एटम्स लिखे, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन के 2 एटम्स लिखें, अब इन दोनों एटम्स को बड़े ध्यान से देखो। तो अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, तो इसका भी 17 है और इस एटम का भी 17 है। अगर आप मास नंबर देखोगे तो दिस आइसोटॉप 35 और दिस आइसोटॉप 37, तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, आइसोटॉप है। और मिलते हैं आपको मिलता है बोरॉन, तो बोरॉन 10 और एक आपको मिलता है बोरॉन 11, तो ये बोरॉन के हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन 5 सेम है, बट आप इनका मास नंबर लिखोगे तो 10 एंड दिस इज 11, तो ये इनका डिफरेंट है, तो इसका मतलब इसके आइसोटॉप हैं। और भी आपको मिलते हैं कार्बन के, ठीक है। जैसे आपने कार्बन लिखा होगा, कार्बन 12 6C13 एंड 6C14, तो ये है कार्बन। तो इनका अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा यानी कि एटॉमिक नंबर लिखा तो 6 6 6, तो सेम है, बट आप इनका मास नंबर लिखोगे तो 12 13 एंड 14, तो कार्बन के ये आइसोटॉप है 3, है ना। तो ये वाला जो आइसोटॉप है ना कार्बन 14, ये कैसा है, इस पे स्टार लिखते हैं अपन, ये है रेडियो एक्टिव। ये कैसा है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। तो ज्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना कि कौन सा रेडियो एक्टिव है, बस थोड़ा आइडिया है तो कोई बात नहीं। तो ये है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो अपने पास वो है आइसोटॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड टर्म है अपने पास वो है आइसोबार्स। आइसोबार्स, तो आइसोबार्स क्या होते हैं, atoms having
सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, कि ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, बट एटॉमिक नंबर होगा डिफरेंट। तो ऐसे जो है एटम्स उनको अपन क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे, सॉरी आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोबार का एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल लिखा। अब इनका एटॉमिक नंबर लिखा आपने, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन कितना 1 और हीलियम कितना 2। अब आप इनका मास नंबर लिखो, तो मास नंबर लिखोगे तो ये कितना 3 और ये कितना 3, तो मास नंबर दोनों का 3 सेम है और जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है आइसोबार्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। ठीक है, ये 2 एटम लिखे आपने, तो इनका अगर आप मास नंबर एटॉमिक नंबर लिखते हैं जेन, तो एटॉमिक नंबर कितना 19 और कैल्शियम कितना 20। तो ये इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, और इनका मास नंबर लिखोगे आप तो ये कितना है 14 और कैल्शियम कितना 40। तो इन दोनों का जो मास नंबर है वो क्या है, सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों हुए आइसोबार्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो है वो डेफिनेशन वो है आइसोटोन्स। नाम से पता चल जाता है, आइसो मतलब सेम, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जैसे अपने को पता चलता आइसोटॉप्स, आइसोटॉप मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, आइसोटॉन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। आइसो का मतलब होता है सेम, तो इसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो जैसे आपने लाइक से एग्जांपल लिखा 1H3 और दूसरा जो आपने एटम लिखा वो लिखा 2 हीलियम 4, ये आपने 2 एटम लिखे। अब ये बताने आपको कि ये आइसोटॉन्स है या नहीं है। तो आइसोटॉन्स है या नहीं है वो देखने के लिए अपने को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वही कैलकुलेट करने का तरीका जैसे अपन ने स्टार्टिंग में किया था। वो क्या तरीका था अपने पास, पहले अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, हीलियम कितना 2, तो इसमें हीलियम कितना 2। अब देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी कि मास नंबर कितना था, तो वो 3 है और हीलियम कितना 4। तो अब आप यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने 3 - 1 2 और इसमें कितने हैं 4 - 2, तो ये भी कितने 2। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गए, सेम आ गए। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है आइसोटॉन्स, ये दोनों हुए आइसोटॉन्स, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल और लिख लेते हैं अपन, कि एक एग्जांपल और देखिए आप, कि आपने लिखा 19 पोटेशियम 39 और आपने लिखा सेकंड 20 कैल्शियम 40। 2 एग्जांपल लिखे, तो ये अपने को चेक करना है कि क्या ये आइसोटॉन्स हैं या नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेक करोगे तो 19 कैल्शियम में और पोटेशियम के कितने 20। मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो इसमें कितने आएंगे 39 और कैल्शियम कितना 14। तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेक करोगे तो ये होंगे 20 और ये भी कितने 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम, इट मींस ये क्या है दोनों, सो दीज आर आइसोटॉन्स। तो ये दोनों क्या हुए आइसोटॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास आइसोडाइफर्स। तो यहाँ पे नाम से देखकर ही पता चलता कि आइसोडाइफर क्या होना चाहिए। तो हाँ, ये डेफिनेशन थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी आइसोडाइफर की। ठीक है, तो इसमें आप याद रख लेना थोड़ा सा। तो इसमें आइसोडाइफर में याद रखना, तो सेम वैल्यू ऑफ n-p। तो n-p का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है ना, बट इसमें ये लिख लेना, बट जो n-p है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए बट 0 नहीं होनी चाहिए। तो n-p की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए बट 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जो एलिमेंट है वो एटम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपस में आइसोडाइफर्स।
ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल लिखिए आप 5v11, ठीक है, 5v11 एंड 6c13, ये एग्जांपल देखिए। तो इसमें आप देखिए, इसमें आपने लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखकर बताओ, अब आपकी प्रैक्टिस हो गई है खूब। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, कार्बन कितना 6। अब आप देखोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ये वैल्यू कितनी 11 और ये वैल्यू कितनी कार्बन के लिए 13। तो अब आप यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे 6 और कार्बन में आएंगे 7, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए n-p की वैल्यू, तो n-p अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6 - 5 यानी कि 1, और ये कितना 7 - 6, ये भी कितना 1, तो ये वैल्यू इक्वल आ गई। तो इक्वल आ गई तो मतलब इसका मतलब ये दोनों क्या है आइसोडाइफर्स हैं। तो ध्यान से रखना ये डेफिनेशन थोड़ी सी कि आइसोडाइफर मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ सेम वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो उनको अपन क्या बोलते हैं आइसोडाइफर बोलते हैं, ठीक। याद रहेगा आइसोडाइफर सेम वैल्यू ऑफ n-p, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो क्या होगा सेम होगा, बट वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल एक और लिख लीजिए, चलो, ठीक है। ये लिखा आपने, तो इसमें जल्दी जल्दी बता देते हैं अपन कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डायरेक्ट लिखेंगे 8 और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन 10। अब n-p की वैल्यू, तो n-p की वैल्यू 1 और ये भी कितनी 1, ये वैल्यू दोनों की सेम आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है आइसोडाइफर्स। n-p की वैल्यू सेम, 0 भी नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए आइसोडाइफर्स हो गए, ठीक। नेक्स्ट जो है अपने पास 5th नंबर, ठीक है, 5th नंबर जो डेफिनेशन है अपने पास वो है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स कि ये आइसोस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखना मॉलिक्यूल्स, अभी तक अपन एटम की बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये है मॉलिक्यूल्स, having same number of electrons and atoms, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाए सेम आ जाए, तो उनको अपन क्या बोलते हैं आइसोस्टर्स, ठीक। आप एग्जांपल देखते हैं इधर कि आपने एग्जांपल लिया CO2 एंड N2, तो इसमें सबसे पहले तो आसान काम है, नंबर ऑफ एटम्स चेक कर देते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम 1, ऑक्सीजन एटम 2, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने 3। N2 में चेक करो, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो नंबर ऑफ एटम्स 3, तो नंबर ऑफ एटम्स सेम है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो भैया जैसे अपन नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आपने कार्बन एटम में कैलकुलेट किए थे, किसी भी एटम में कैलकुलेट किए थे, तो किसी मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करने होंगे तो क्या करोगे, जितने भी एटम्स हैं उन सबके ऐड कर दो। तो यहाँ पे कार्बन कितना आएगा 6, ऑक्सीजन कितना 8 × 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 22। अब N2 की चेक करो, 7 × 2, ऑक्सीजन कितना 1 × 8, तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी 22, तो ये क्या आ गए सेम आ गए, तो ये सेम आ गए, एटम भी सेम आ गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम आ गए, तो ये क्या हो गए आइसोस्टर्स हो गए, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और लिख सकते हो, आप खुद चेक करके देखना इसको, ठीक है। ये है आपके पास CaO एंड ये है आपके पास Kf, क्या ये आइसोस्टर्स है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, तो आप चेक करके बताइएगा कि आइसोस्टर है या नहीं है। नेक्स्ट जो है अपने पास वो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इनमें जितने भी अपने टर्म्स पढ़े सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ध्यान रखना ये आपके इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जब आप बार-बार पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नाम से पता चलता है आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सेम होंगे। तो इसमें आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। स्पीसीज
अब स्पीसीज क्या हो सकती है? स्पीसीज कोई एटम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है ना। तो एटम, आयन और मॉलिक्यूल हैविंग क्या? सेम नंबर ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें रटने की भी जरूरत नहीं है, अपने को पता चल जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो मतलब क्या है? वो आइसोइलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ स्पीसीज लिख रहा हूँ, तो अब अपन चेक करेंगे कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन कौन सी है, इनमें से कौन कौन सा सेट अपने पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक का हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने स्पीसीज लिख दी, कुछ आयन भी लिख दिए, कैटायन भी लिख दिए, एनायन भी लिख दिए, न्यूट्रल भी लिख दिया आपने। अब आपको चेक करना है, तो अब इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो इसमें चेक करो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि इनका एटॉमिक नंबर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन कितना? 8, फ्लोरीन कितना? 9, नियोन कितना? 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम कितना? 12, एल्यूमिनियम 13। तो जो एटॉमिक नंबर है वही आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने इनमें सब में लिख दिया, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर आपने लिख दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों कैलकुलेट करने हैं? अपने को चेक करना है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए पहले अपन चेक करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने फाइंड किए नाइट्रोजन -3 में। अब आप देखो कि इस पे चार्ज है -3, तो चार्ज -3 है मतलब ये नेगेटिव आयन है। तो नेगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन का गेन, तो नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन का गेन, तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का गेन ऑक्सीजन -2 में, तो ये कितना? 10। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो 10। नियोन में 1 इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, तो सेम एज इट इज। अब सोडियम प्लस की बात करो तो ये है कैटाइन। कैटाइन तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो ये भी कितना? 10। ये भी कितना? 2 का लॉस 10, तो ये भी 3 का लॉस, तो 10। तो इस सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो क्या ये सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? जी हाँ, ये सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अब इनमें से आप कोई सा भी सेट लिख कर दे दो, सभी क्या होंगी? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आपने लिखा N-3 N ऑक्सीजन -2, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? बिल्कुल है। आपने लिखा F- नियोन एंड मैग्नीशियम +2, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो इनमें से आप कोई सा भी सेट उठाकर लिख लीजिए, वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, ठीक है। आपने लिखा CO एंड N2। अब ये चेक करना है, तो यहाँ पे ये तो मॉलिक्यूल आ गया, ये CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। अब आपको ये चेक करना है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन को चेक करना है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो कार्बन कितना? 6, ऑक्सीजन कितना? 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गए इसमें कितने आ गए? 14, कोई चार्ज नहीं है। अब आप चेक करोगे N2, तो N2 कितना होगा भैया? कितने? नाइट्रोजन 7, दूसरा भी नाइट्रोजन 7, तो ये भी कितना? 14। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब आपने चलो एक और लिख दिया Cn- आयन, साइनाइड आयन। इसमें चेक करो, इसमें चेक करोगे तो कार्बन कितना? 6, नाइट्रोजन कितना? 7। अब इस आयन पे चार्ज कितना? -1, तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो ये आपने लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6 + 7 + 1, तो ये भी क्या हो गया? 14। क्या ये आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? बिल्कुल है। तो CO N2N Cn- क्या है? R आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम। तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक।